वो आपको दिख रहा है जिसमें हेलो? ओके, ओके। तो ये टाइमिंग वगैरह आपको शो हो रहा है जो मैंने अभी कैम स्कैनर ओपन किया है यहाँ पे? ओके, ओके, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता दीजिएगा, अगर कुछ भी शो वगैरह नहीं हो रहा हो तो एक बार मुझे लेट मी नो कि मुझे पता चल जाए, ओके? हुँ। तो इसमें जैसा आपको पता चल रहा होगा मैंने इसमें लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फाइनेंशियल मार्केट है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपका बिज़नेस, ऑर्गेनाइज़ेशन एंड लॉ है, ओके? इस वाली स्लाइड पे। उसके बाद इसमें है सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉ, क्योंकि मैं ये दोनों सब्जेक्ट लूंगी तो इसमें आपके दोनों के मैंने सिलेबस मेंशन करे हुए हैं इस वाली पीडीएफ में। ये मैंने हर जगह वैसे शेयर कर दिया है, टीचमेंट पे भी है, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी है, और जो टेलीग्राम पे बनाया हुआ है उस पे भी है। तो इसमें आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप सब्जेक्ट्स की क्लासेस पहले से ले रहे हैं कि 15-15 मार्क्स का है, तो आपका फाइनेंशियल मार्केट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ भी आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके। फाइनेंशियल मार्केट का आज हमारा है नहीं, आज हम अपना करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ। तो एक बार इस चीज़ को देखें कि बिजनेस, एक बात मैं और कह दूं कि अगर किसी का भी माइक ऑन है तो वो अपने ऑफ करके रखें। जब किसी को कुछ बोलना हो वो तभी अपना माइक ऑन करें, अदरवाइज डिस्टरबेंस क्रिएट होगा फिर। तो जो सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ। और जो इसमें टॉपिक्स हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि जो नंबर 1 टॉपिक इसमें दिया हुआ है मीनिंग एंड नीड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है आपने पढ़ा भी होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर एंड सो ऑन इसलिए है कि और भी बहुत तरह की फॉर्म्स होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मोस्टली यही इंक्लूड हैं और यही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो कि पढ़ाई जाती हैं मोस्टली सबको। थर्ड नंबर पे है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। आप लोगों ने सुना होगा कि पब्लिक कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ग्लोबल हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनको ग्लोबल एंटरप्राइज बोला जाता है, ठीक है? फोर्थ जो होगा वो हमारा बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में वही जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि बिजनेस को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं या बिजनेस कौन कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, वो वाले इसमें हम पढ़ेंगे। फिफ्थ आता है आपका इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का मतलब है, अब जैसे आप देख भी रहे होंगे कि अब क्या है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके आ गए हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मोड आ गए हैं अब बिजनेसेस को करने के। लोग डिजिटली ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा अपग्रेड करने में लगे हुए हैं, बिकॉज हर चीज़ आज के टाइम में डिजिटल माध्यम से हो रही है। तो लोग सोचते हैं ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग बढ़ रहे हैं कि मुझे अपना स्टार्टअप, स्पेशली जो यूथ है इंडिया का वो, और उसको जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है कि जो यूथ है वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, स्टार्टअप्स की तरफ बढ़े। तो कोई मुझे एग्जाम्पल देगा जिसको पता हो कि स्टार्टअप क्या, या कोई भी एग्जाम्पल की किसी का भी? जोमेटो मतलब किसके थ्रू स्टार्ट किया गया है? कोई भी मतलब स्टार्टअप ऐसा आपने पढ़ा है, जैसे बहुत स्टोरीज चलती। हम्म। तो ऐसी, जी, तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज भी चलती रहती हैं, जैसे कि आपने उनका तो सुना ही होगा, ओयो का नाम तो आप लोगों ने। हाँ जी, तो वो भी एक तरह का स्टार्टअप समझे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप वो रितेश अग्रवाल ने उन्होंने शुरू किया, आई थिंक 2021 की वो एज में, जब वो उनका ग्रेज हाँ जी, ग्रेजुएशन का टाइम था तब वो कर रहे थे और उनका ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ। तो वो भी एक कहीं ना कहीं चेन है होटल उसकी, जो उन्होंने पूरी अब हर जगह वो चलाई हुई है, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे जो हैं रूम्स प्रोवाइड होते हैं। तो ऐसे आज के टाइम में यूथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स की तरफ अपने आप को बढ़ा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म ही है जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मानी जाती है फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? सोल प्रोप्राइटरशिप मानी जाती है, ठीक है? तो अब जैसे कि है उसके बाद 6 नंबर पे हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि पैसे जुटाने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई करने को तो तैयार है, हमें पढ़ना है, हमें उसके लिए भी पैसा चाहिए, फिर आगे हमें कुछ करना है, हमें उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो हर चीज़ के लिए हमें सोर्सेज तो अरेंज करने, हमें फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। तो बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस फाइनेंस की क्या क्या सोर्सेज हैं? जैसे कि गवर्नमेंट क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है बजट पास करती रहती है कुछ ना कुछ, जिससे कि यूथ को बढ़ावा मिले। इससे रिलेटेड हमारा
एसएमएस ये आते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको आज के टाइम में जो नितिन गडकरी हो गए या जो है हमारी मिनिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने की उसमें है कि जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, वो आगे आए, ग्लोबल मार्केट में अपना बेचें। तो एसएमएस से रिलेटेड बहुत ज्यादा बात करी गई है, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स भी अपने उसमें लाए गए हैं। आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अपना 11th में या 12th में भी अब भी पढ़ा है क्या? हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एट्थ यह है, इसमें हमारा इंटरनल ट्रेड है। ये आपको स्लाइड तो शो हो रही है ना सबको? ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड इसमें पढ़ेंगे, जो आंतरिक रूप से मतलब जो हमारे विद इन इंडिया, जिसको हम एक तरीके से डोमेस्टिक ट्रेड हम बोल सकते हैं, वो क्या होता है। फिर दूसरा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड आ जाता है, जब हम ग्लोबली जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने लग जाते हैं, तो उसको हम अपना इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। जब हम बाउंड्रीज से बाहर जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द कंफर्ट जाके जब हम अपना काम करेंगे, तो वो एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेड होता है। मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं कोई भी ऐसा वर्ड बोलूं बीच में जिसका मीनिंग आपको ना पता चले, तो लेट मी नो, मैं उसका तभी के तभी आपको बताऊं, तो किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक बार मुझे बता दीजिएगा, है ना? तो ये चीज जरूर बताइएगा मुझे। उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा, जो सब्जेक्ट का नाम है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है लॉ। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फिर जो हमारे लॉ बने हुए हैं, बहुत सारे लॉ हैं अपने, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट है। जैसे ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, वर्कर्स का ट्रेड यूनियन, उनमें एक लीडर होता है जो अपने वर्कर्स की जो जरूरतें हैं, नीड है, रिक्वायरमेंट है, उनको उठाता है। ये नॉर्मली आप सुनते होंगे कि कहीं भी किसी भी कंपनी का कोई सैलरी नहीं बढ़ा तो ट्रेड यूनियन ने वहां धरने पर बैठ गए। तो बहुत चीजें होती हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कि वर्कमैन को कंपनसेट किया जा रहा है, अगर उनको कुछ हुआ एट द टाइम ऑफ वर्किंग, तो तब उनको कंपनसेट किया जाएगा, या ना भुगतान एक तरीके से किया जाता है, ठीक है? और जो लास्ट दो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, वो होगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। जैसे कि इंश्योरेंस के बारे में आप सबको पता ही है, इंश्योरेंस दिया जाता है तो एम्प्लॉयज को मिलता है, हर किसी को दिया जाता है। एक होता है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब कहीं ना कहीं ये बोलता है कि कितना मिनिमम वेज जो है एक वर्कर को प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि कंपनीज में वर्कर्स को काम तो किया कराया जाता है फैक्ट्रीज में, लेकिन उनकी कंडीशंस इतनी ठीक नहीं होती। इस तरह की उन्हें गैजेट्स प्रोवाइड नहीं कराए जाते जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें क्या है कि अब उनकी कितनी वेजेस उन्हें क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, बहुत कम कम रेट पे काम कराते हैं, स्पेशली जैसे कि आप सुनते होंगे जेंडर में इस तरह का बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जी जो फीमेल्स वर्कर काम कर रहे हैं उनको बहुत कम दिया जाएगा एज कम्पेयर टू मेल वर्कर्स, जबकि काम वो भी उतना कर रहे हैं। तो ये एक्ट क्या बोलता है? ये एक्ट ये बोलता है कि कितना एक मिनिमम वेज होना चाहिए हमारे वर्कर्स के लिए, क्योंकि देखिए वो काम कर रहे हैं, वो अपना दिन रात एक कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो कंपनी कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। होता यह है कि आइडल वो बहुत ज्यादा काम करा लेंगे, 8 घंटे 9 घंटे काम होना चाहिए, उससे ज्यादा काम करेंगे फिर भी वो उतना नहीं देते। कोई कोई लोग होते हैं कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बनाया है कि फैक्ट्री में इतना ही काम कराएंगे, गुपचुप काम करा रहे होते हैं। तो वो सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं ये एक्ट बनाए गए हैं। तो ये क्या करता है कि वर्कर्स को, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, कंपनीज के एम्प्लॉयज को, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक है? तो सिलेबस आपको क्लियर है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है? एक बार मुझे रिप्लाई कर दें। ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। अगर आप लोगों को क्लियर है तो इसमें हमें यही सब पढ़ना है। और ये मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, इस पर इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें फाइनेंशियल मार्केट का भी आपका सिलेबस है, और इसमें आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉ का भी आपका सिलेबस है। तो और एक ही पीडीएफ मैंने और इसमें शेयर करी थी, इसमें फाइनेंशियल मार्केट की एक अरिहंत बीएचयू के एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए सर ने उस पे आपका जो टेलीग्राम है उस पे वो अपलोड करी हुई थी। तो उसमें से पर्टिकुलरली मैंने फाइनेंशियल मार्केट और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉ है उसके जो कंसेप्ट्स थे उसमें सिर्फ उसी को लेके एक अलग पीडीएफ बना दिया था, जिससे कि आपको ज़्यादा ऐसे ना पेज इसमें पलटने पड़े। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉ से रिलेटेड इसमें फिर वो सारे टॉपिक्स हैं, बेशक इसमें बहुत छोटे उसमें दिए हुए हैं, थोड़ा सा तो बड़ा हमें डेफिनेटली पढ़ना होगा, तो उससे रिलेटेड मैं डेफिनेटली आप लोगों को जो कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को?
ओके। ये आपको शो हो रही है पीडीएफ? मैंने ओपन किया है इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉ। ओके। ओके, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट। टाटा मोटर्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये भी है ना, रतन टाटा फिलहाल इसको अपना चला रहे हैं। और इसमें ये है कि एक ये भी हमारी कंपनी है, ये प्राइवेट है, पब्लिक आप जानते हैं कहीं हमारी प्राइवेट कंपनी है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो ये कंपनीज हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ स्टार्टिंग में ये कुछ फोटोज लगा दी थी, क्योंकि हमें पढ़ना कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही है। और ये जो करते हैं ये लोग, ये बिजनेस ही करते हैं, ठीक है। और ये अपनी कंपनी के जो है ऑनर्स होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। अब जैसे कि एक ये है रिलायंस, रिलायंस कंपनी के बारे में भी आप जानते ही हैं, ठीक है। और ये हमारे उसके ऑनर हैं, इनका क्या नाम है? हाँ जी, मुकेश अंबानी, एग्जैक्टली। तो अब जो है इसमें जो सबसे पहले हमारा पढ़ा जाता है वो, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ। तो सबसे पहले तो हम ये समझने कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस देखिए, हमें पता है कि हम किसी को भी देखें कि ये जी बिजनेस कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में ये आता है कि या तो वो ये है कि सामान का लेन देन हो रहा होगा। मेन बिजनेस को सुन के यही है कि काम किस लिए करा जा रहा है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए किया जा रहा है। ये चीज तो आपके माइंड में क्लियर है ना, कि जब भी आप लोग बिजनेस का नाम सुनते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? आपका यही आता है कि जो बिजनेस है वो किस लिए होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज बनी भी इसलिए होती हैं, लेकिन हमने एक चैप्टर हमने अकाउंट्स में पढ़ा था कि एनपीओज भी होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती, जो सोशल कॉज के लिए काम करती हैं, चैरिटेबल वर्क भी करती हैं। लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बिजनेसेस, जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी काम कर रही हैं प्रॉफिट के लिए, वो चैरिटेबल काम नहीं करती। अगर हम बात करें इंडिया में, तो आई थिंक टाटा एक ऐसी कंपनी है जो डेफिनेटली प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो काम करती है, लेकिन इनका आधे से ज्यादा ये कहीं ना कहीं चैरिटेबल काम भी करती हैं। इस बात से आपको पता है ये चीज? हाँ, तो ये चीज ये काम करती हैं। हाँ जी, बताइए। अगर किसी को भी कुछ पता है कि ये क्या एग्जैक्टली काम करते हैं, तो कोई मुझे बताएगा कि चैरिटेबल काम किस तरीके से, क्या ये सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को, क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? हम्म। एग्जैक्टली। एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का भी बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो, हाँ, हम्म। तो हाँ जी, बोलिए, और कुछ बोलना हो तो आपको। तो जैसा कि हमें पता है कि बिजनेसेस क्या होते हैं, कि जो बिजनेस सेटअप हमारे किए जाते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को भूल जाती हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती हैं, बहुत ज्यादा रिवर्स को गंदा करती हैं। लेकिन टाटा का क्या है कि इस तरह का ऐसा नहीं है। आप इनके बारे में पढ़ेंगे, इनको सबसे पहले यही आता है, क्योंकि हमेशा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन जो रतन टाटा है उनका कभी भी नाम नहीं आता फोर्ब्स में, जो बिलियनरी लिस्ट निकलती है कि ये कितने नंबर में। जैसे मुकेश अंबानी का था, आप सबको पता है कि या तो टॉप 10 में है या टॉप 5 में है, कभी कभी टॉप 20 में भी ये लोग चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रतन टाटा का नाम सुना है? हाँ, रतन टाटा का इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए 100% का इनका मुनाफा हो रहा है, 100% प्रॉफिट, मान लीजिए हम 100 रुपए लेके चलें, तो उसमें ये बोला जाता है कि ये कम से कम 40 से 50% जो है ये अपना चैरिटी ही करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। जैसे मोस्टली आपने सुना होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उसपे बाकायदा लिखा होता है कि जी एक एक जो जितना भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उसका 1% जो है हम शिक्षा को दान करते हैं। जैसे आपने डाबर आंवला का ऐड देखा हो, उसमें वो बताते हैं। अगर आप टाइड जो आता है डिटर्जेंट, उस पर आप देखें तो सर्व शिक्षा अभियान, जो कि किसके थ्रू चलाया गया था, पता है किसी को? हम सब सुनते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान 6 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं, अब तो थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया कि फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। किसके थ्रू चलाया जाता है, किसके थ्रू चलाया गया था, मतलब किसके थ्रू सबसे पहले स्टार्ट किया गया था? किसी को आइडिया है?
नो नो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो बहुत ज्यादा पहले हो गए। ये करा गया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आपने सुना होगा, सबसे पहले वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके लिए वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली अटल बिहारी वाजपेयी जी के थ्रू ये उनकी नहीं नहीं, उनके थ्रू नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के थ्रू ये करा गया था। वैसे तो ज्यादा लंबे समय तक रहे नहीं, पहले वो सिर्फ 13 दिन के लिए रहे। उसके बाद फिर वो आई थिंक 3 महीने के लिए बताया गया था, शायद वो इतने टाइम के लिए रहे। उसके बाद फिर उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया था 5 साल का। नॉन कांग्रेस वो प्राइम मिनिस्टर थे पहले, मतलब जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल करा। और उनके टाइम में फिर ये सर्व शिक्षा अभियान जो है चलाया गया था। तो इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं जाता है। तो ये फिलेंथ्रेपी वर्क होते हैं कि रिलायंस भी करता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आपने एक शो देखा हो, पता है देखा है, स्टार प्लस पे वो आता था, 3 सीजन उसके आ चुके हैं, सत्यमेव जयते। देखा है किसी को? हाँ, तो उसमें वो आपको याद हो तो वो एपिसोड खत्म होता तो लास्ट में आमिर खान बोलते भी थे कि रिलायंस कंपनी की तरफ से इतना करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, इस संस्था को दिए जा रहे हैं, ये एक एनजीओ है, वो इसके लिए काम कर रहा है। मतलब जिससे भी रिलेटेड वो टॉपिक दिखाएंगे, उससे रिलेटेड वो फिलेंथ्रेपी वर्क जो है कर रहे हैं, उसमें वो उनका डोनेट किया जाता है कि आप लोग भी डोनेट करें। तो आप लोग में से कोई डोनेशन वगैरह करता है, चैरिटी वगैरह? हाँ जी। नहीं है, देखिए वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग होता है। इतना तो मुझे डेप्थ में नहीं पता कि चैरिटी का अपना बुक्स में डिस्क्लोज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अकाउंट्स का मतलब थोड़ा मेरा इतना नहीं है। इसको आप चेक करिएगा और मुझे हमें कल बताइएगा कि वो करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अगर मुझे पता चलेगा तो। हाँ डेफ हाँ हाँ, नहीं ऐसा ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारी जो, ऐसा भी नहीं है, देखिए एनपीओज भी जो ओपन होते हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें टैक्स में डिडक्शन डेफिनेटली मिलता है, वो देती हैं, क्योंकि एक सरकार भी तो चाहती है ना कि ज्यादा से ज्यादा चैरिटी वाला काम हो। करना कौन चाहता है अगर उसे अपना कुछ फायदा नहीं दिखेगा? समझ रहे हैं आप लोग? तो बहुत लोग हैं जो अपने आप करना चाहते हैं। टाटा है, ये मोस्टली अपने आप को इसी चीजों में एंगेज रखता है कि वो ज्यादा से ज्यादा करता है। मुझे नहीं पता है, टैक्स में डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है सरकार की तरफ से, आप इनका प्रावधान ये सब पढ़ेंगे तो। लोग करते भी हैं, लोग जैसे होते हैं ना कि ऐसी ऐसी कंपनीज बना लेते हैं जो काम ही नहीं कर रही, बस बुक्स में है, उनका वैसे भी बुक नहीं चल रहा, सिर्फ क्यों कि ज्यादा प्रॉफिट। जैसे कि केस स्टडी भी है कंपनी लॉ में, वो आप लोगों को अभी पता नहीं होगा। तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी 4-5 कंपनीज बना दीजिए, उसमें प्रॉफिट वो कर लिया, तो मेरे पास इकट्ठा नहीं है, तो उससे आपका टैक्स डिडक्शन हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, जैसा कि आपने अभी बोला। तो ऐसे केसेस में होता है। तो देखिए डिडक्शन तो डेफिनेटली मिलती है टैक्स में, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो सरकार भी फिर प्रोवाइड कराएगी ना। जैसे आपने सुना हो कि वो सुना है आपने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? पढ़ा तो होगा ये चीज आपने। हाँ, तो ये किस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा था, किस क्लास में? एक एक हाँ, ये आता है इकोनॉमिक्स में, ये आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने 10th में पढ़ा था। 10th में मैंने पढ़ा था। तो तब ये बताया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, कि स्पेशली वहाँ पे वो एक जोन पूरा बनाया जाता है जिसमें कि जी आप अपनी इंडस्ट्री लगाएं तो वहाँ पे आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, और वहाँ पे आपको लैंड प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब चीजें वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, जिससे कि वो एनकरेज करने का काम किया जाता है ना, कि ज्यादा से ज्यादा खोलें। क्योंकि देखिए जो बिजनेसमैन भी हैं, ओनर भी हैं, वो चाहते हैं कि एकदम सेंट्रलाइज जगह ढूंढी जाए काम करने के लिए, है ना। कोई भी ऐसी बैकवर्ड जगहों में नहीं करना चाहता। तो बैकवर्ड जब वो सरकार अब किस तरीके से ओनर्स को, कंपनी ओनर्स को जो पैसा लग, इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को कैसे लेकर जाएगी, वो भी तो उन्हें कुछ लालच देगी ना कि जी आप वहां पे लगाओ, हम आपको कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, कम रेट पे हम आपको लैंड प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से चीजों का कहीं ना कहीं चीजें ये लालच दिया जाता है, तभी जो ओनर्स है बिजनेस, वो बिजनेसमैन क्यों है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अपने प्रॉफिट को वो नीचे रख ले। कोई भी बिजनेसमैन इतना बेवकूफ नहीं होता, क्योंकि वो अगर कर रहा है, वो एनपीओ अपना अलग काम चलाए फिर, लेकिन साथ साथ आप चैरिटी करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात होती है। जैसे कि अलग से लोग, अब क्या होता है कि कंपनी एक्ट में हमारा अलग से सीएसआर बनाने का भी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो एक अलग से एक बनता है कि कम से कम आपका अगर इतना प्रॉफिट हुआ है तो आपको इतना प्रॉफिट उसमें बताया जाता है कि इतना प्रॉफिट तो आप
दे ही दें इस काम के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्योंकि आप देखिए, एक समाज में आप अपनी वो चला रहे हैं, बिना समाज के तो आपका बिजनेस चलने नहीं वाला। तो समाज के लिए भी तो आपको करना पड़ेगा ना। जो मान लीजिए हैंडीकैप्ड लोग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए आप कुछ करिए, है ना। उनके लिए जॉब्स क्रिएट करिए, कौन करना चाहता है। जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, जो एलजीबीटी कम्युनिटी, आप उनके लिए कुछ करिए, क्योंकि इन लोगों के लिए भी तो करना उतना जरूरी है नहीं है। आप हमारे समाज में है तो ये भी एक हमारा, ये हमारे समाज का प्रतीक है, ये हमारे समाज में रहते हैं लोग। तो बिजनेस, कोई बिजनेस वैसे ही नहीं बन जाता। बिजनेस भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है, लेकिन एग्जैक्टली वो बिजनेस कब बनता है, जब जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो उसको अपनाते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हुई अब तक जो मैंने आपको बताया? कोई किसी तरह का कंफ्यूजन? हम्म। कोई पूछना चाह रहा है कुछ? पूछ सकता है, जिसको अगर कुछ पूछना है जो मैंने अब तक बताया है उससे रिलेटेड। पूछिए, कुछ पूछना हो तो। हम्म। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक चीज बताइए मुझे। आपने कंज्यूमर सुना है वर्ड? आपने वर्ड सुना है कस्टमर? तो आप इसको मतलब आपका जब मन चाहे तब आप कंज्यूमर भी बोल देते हैं अपने आप को, और आप अपने आप को कस्टमर भी बोल सकते हैं। ये अपना जिसका भी खुल रहा है प्लीज उसे ऑफ करें। तो आप कभी भी मतलब इंटरचेंजेबली इनको यूज कर सकते हैं क्या, कंज्यूमर कस्टमर को? हम्म। हाँ तो कोई। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। ये आपने कहाँ पे पढ़ा? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि नॉर्मली इसमें कंफ्यूजन होता है। मुझे भी बहुत टाइम बाद पता चला था कि इसमें इस तरह का डिफरेंस है, तो ये पता होना चाहिए। मैं एक बार बता दूं इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि जो कंज्यूमर और कस्टमर है वो दोनों ही अलग होते हैं। कंज्यूमर वो है जो चीज को अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है। मान लीजिए मैं शॉप पर गई, मैंने वहां से कोई भी मैंने मान लीजिए वहां से डोमिनोज का पिज्जा खरीदा। तो मैं उनकी उनके लिए वहां पे कस्टमर हूँ, वो मुझे वहां पे कंज्यूमर नहीं बोलेंगे कि हमारा कंज्यूमर है। कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर कोई और हो सकता है। मैं घर पे उस पिज्जा को लेकर आई, वो मैंने नहीं खाया, वो मेरी सिस्टर ने खा लिया, तो वो यहाँ पे कंज्यूमर हुई है। तो इस केस में कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग अलग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर और कंज्यूमर सेम हो, और कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। यस। हाँ, बाय और पर हाँ, हाँ, बाय और परचेज में देखिए डिफरेंस होता है। इस चीज पे मेरी इतनी क्लैरिटी है नहीं, क्योंकि नॉर्मली जैसे बाय ना लोग बोल देते हैं कि हम कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कोई बड़ी चीज हम खरीदने जा रहे हैं, मान लो एसी एलसीडी, तो हम वो बोल देते हैं कि जी परचेज करने जा रहे हैं, या पता नहीं बाय करने जा रहे हैं, या फिर हम कोई कम क्वांटिटी में सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब्जियां खरीदने गए तो आप क्या बोलते हैं, परचेज या बाय? और अगर मान लीजिए आप कार और अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो नॉर्मली ऐसा कुछ होता है। ऐसे तो देखिए बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें हमें कहीं ना कहीं है, जैसे कि एक होता है ना कि लिसन, हियर, इनमें क्या डिफरेंस है? होता तो सुनना ही है। एक होता है सी, वॉच, होता तो देखना ही है। लेकिन क्योंकि ये हम्म हाँ, हाँ, मैं वो चीज आपको कह रही हूँ, लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है इस चीज को कि स्मॉल क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, लेकिन फिर वही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। तो मैं इस तरह आपको गलत नहीं बताऊंगी कि स्पेसिफिकली यही मीनिंग होता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़िए, होता तो यही है। मैं भी एक दो बार और चीजें पढ़ के आपको बताऊंगी, जहाँ पे आएगा तो मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। मैं गलत नहीं बताना चाहती कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए, तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारा वर्ड आया बिजनेस। ये मैंने आपको बताया कि बिजनेस क्या होता है, वो चीज आपको क्लियर है कि एग्जैक्टली बिजनेस का क्या मीनिंग है हमारा, है ना। अब एक इसमें आता है, देखिए,
दूसरा वर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है चीजों को ऑर्गेनाइज करना, एक तरीके से चीजों को रखना। मान लीजिए हमारा रूम है, सामान सब इधर उधर बिखरा पड़ा है, हम उन चीजों को क्या करेंगे, अपनी अपनी जगहों पे लगाएंगे। हम उन चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अपनी अपनी सारी चीजें जहाँ होनी चाहिए उन चीजों को हम वहां पे लगा रहे हैं। तो एक तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, जैसा कि इसमें आपको फर्स्ट स्लाइड पे शो हो रहा है। जैसा कि इसमें बोला भी गया है कि अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ consequently coordinated activities or forces of two or more person. The term system means that an organization is a assemblage of certain interdependent and interrelated element. तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का सिस्टम है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, तभी तो कोई काम होगा ना। अगर मान लीजिए आपको कोई भी टास्क असाइन करा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी उधर भाग रहा है, एक उस दिशा में भाग रहा है, कोई किसी दिशा में भाग रहा हो। इस तरीके से तो कोई भी काम होना पॉसिबल नहीं है। स्पेशली जब हम बिजनेस की तरफ सोचते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि चीजों को ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ ऑर्गेनाइज होंगे, एक साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, तो वो क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का सिस्टम क्रिएट करता है, और वो भी सिस्टम कैसा, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब होगा क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं कि कोई क्या कर रहा है, इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। मान लीजिए एक एक कुछ काम कर रहा है जो कि वहां पे उसको करना ही नहीं चाहिए, उससे चीजों की वेस्टेज हो रही है, वो काम होना ही नहीं है। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी कपड़े की मील खोलनी है, तो हर चीज का ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि हम वहां पे कितने लोग होंगे, फिर वो ये सोचेंगे कितने कितने लोग किस किस तरीके से काम करेंगे, कौन लेबर ढूंढेगा, कहाँ कौन ये काम करेगा, कि कलर कौन कौन से होंगे। हर चीज को बैठ के मिलके चीजों को करेंगे, तब वो जाके एक फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो हम ये यहाँ पे बोल सकते हैं that it denotes people working together for the achievement of certain common goal। क्योंकि जब भी हम, अब क्या होता है कि यहाँ पे एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग क्या आते हैं, साथ में आते हैं। ठीक है। तब वो काम बनता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कॉमन गोल है ही नहीं, तो वो अचीव किसको करेंगे? होता है ना, लोग काम करे करे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि एग्जैक्टली हमारा गोल क्या है, हमें करना क्या है। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी चल रही है, कोई एक फैक्ट्री चल रही है, आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा जो अकाउंट्स का पूरा कैश का ये सब देख रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, किसको पैसा जाना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, प्रोड्यूस करने वाला, है ना। अपना सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो क्या आप इन सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ चलना जरूरी है या नहीं है? अगर उन्हें फैक्ट्री को प्रॉपरली रन करना है, अपनी सेल्स बढ़ानी है, इसको आगे से आगे लेकर जाना है, तो क्या उनके लिए जरूरी है कि वो अपने आपस में कोऑर्डिनेट करके चलें? तो अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो उन्हें क्या बेनिफिट होगा, कोई भी बताएं। गोल अचीव करेंगे। अब क्या होगा कि क्योंकि सबको पता है। बोले। कंपनी को प्रॉफिट होगी डेफिनेटली, क्योंकि एग्जैक्टली काम एक एक एक, हाँ जी। तो ये चीजें होती हैं कि क्योंकि देखिए वही होता है ना कि टीम वर्क क्या होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है ना, एक साथ जो लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम को कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, टाइम का वेस्टेज कम होगा। तो चीजों का वेस्टेज भी कैसे है, मान लीजिए बहुत सारे लोग काम कर तो रहे हैं, लेकिन उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। दो व्यक्ति हैं, करना अलग अलग काम था, एक ही काम करने में लगे पड़े हैं, तो वेस्टेज और रिसोर्सेज का। तो ऐसा नहीं है कि लोग इकट्ठे हो गए तो उससे काम कम हो जाएगा, नहीं। वहां पे कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है, वो वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम्म हम्म। मैं एक चीज बताऊं, जिसको जो भी आता है वो प्लीज बोले, चुप ना रहे। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके खुद के कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे, जितना मैं बताऊंगी उससे ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है हमारी माइंड में होती हैं, हमें लगता है कि मे बी ये गलत हो, वो चीजें सही भी हो सकती हैं। अगर आपने गलत बोल भी दिया, तो उसको करेक्ट करने के लिए फिर यहाँ पे मैं भी हूँ, और भी बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं जो आपको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बोले जरूर।
द एक्टिविटीज और फोर्सेज ऑफ द पीपल आर कॉन्शियसली इंटीग्रेटेड बाय सम पीपल नॉन एज मैनेजर। अब देखिए हम सब जानते हैं, एक भी कोई भी लीडर होगा, मैनेजर होता है, कंपनी में कौन होता है, मैनेजर होता है, जो सारे डिपार्टमेंट को, जो जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको, सबके ऊपर है, जिनकी एक्टिविटीज को वो क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। तो वहां पे कौन होता है, मैनेजर होता है। मान लीजिए कोई भी काम हमें करना है, हमें कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए मीटिंग बैठाई जाती है। ये चीजें तो डेफिनेटली आपने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ी होगी, अगर होगा किसी के पास तो, है ना। तो फिजिकल एजुकेशन में भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी गेम ऑर्गेनाइज करना है, तो गेम ऐसे ही ऑर्गेनाइज नहीं हो जाएगा, हर चीज के लिए पहले ब्लूप्रिंट। बोले। एग्जैक्टली, वो एक तरीके से प्लानिंग आपने पढ़ा होगा, ये सब आपके मैनेजमेंट का पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, जब हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी तो उसमें ये सब आपका मैनेजमेंट के अंदर आपका चलता है। तो चीजें ऐसे ही नहीं होती हैं, तो सबके ऊपर क्या होगा, मैनेजर होगा। मैनेजर जो कि पीपल के काम को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो काम ऐसा चले कि वो सिर्फ एक ही कॉमन गोल को अचीव करने की तरफ बढ़े, ना कि अलग अलग। इससे क्या हो जाएगा कि कंपनी में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से एकदम इफेक्टिवली, है ना, वो काम नहीं कर पाएगी। That means the functioning of the organization deliberately planned to achieve its goal. The study of organization is important as we are surrounded by organizations which influence our life at every stage of our life cycle. जैसा कि इन्होंने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी करना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन से तो घिरे हुए हैं। आप जहां भी देखें कोई ना कोई बिजनेस खुला हुआ है, कोई ना कोई दुकान खुली हुई है, कोई ना कोई मॉल खुले हुए हैं। और जितना ऐसा खुला होता है तो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, अपग्रेड मानते हैं। तो इन चीजों के बारे में पता भी होना चाहिए, स्पेशली जो आजकल की यूथ है, वो कहीं ना कहीं अपना स्टार्टअप, अपने ऑर्गेनाइजेशंस की सोल प्रोप्राइटर खोलें, हिंदू अनडिवाइडेड पार्टनरशिप खोलें, हर चीज इन चीजों के बारे में ज्यादा जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसको ओपन करना है। और सबसे ज्यादा वो किसकी तरफ बढ़ती है, स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ती है, कि सबसे पहले हम खुद चला के देखेंगे। जैसा कि मैं एक स्टोरी देख रही थी, तो वो बता रहे थे, एक चाय सुट्टा करके उन्होंने अपना स्टार्टअप खोला। और पता नहीं आपने इनकी स्टोरी सुनी है, नहीं है सुनी, कि यूपीएससी की प्रिपरेशन। हम्म तो तो जिन्होंने सुनी है वो कोई बताएगा। हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उन्होंने स्टार्टिंग वो था अपनी फ्रेंड से ही उन्होंने लिए थे, वो दो लड़के, मतलब अपने फ्रेंड की हेल्प से 3 लाख रुपए से उन्होंने स्टार्टिंग करी थी। एक ही कुछ स्टार्टअप था, तो पूरी स्टोरी अपनी बता रहे थे। इतना कोई उनकी एज भी नहीं है, लेकिन अब जो है 100 से ज्यादा उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके आउटलेट उन्होंने अपने ओपन कर लिए हैं। और वही है कि अब बहुत चल रहा है, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट रह आप कुछ सोचें और वो इम्प्लीमेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अगर मैंने कुछ सोचा है, इट मीन्स उसका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस जरूर है। अब जैसे चाय सुट्टा देखिए बहुत कॉमन है, हर लोग चाय पीते हैं, इतना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन उन्होंने देखिए इनका नाम ही कितना इफेक्टिव है, तो वो पूरी स्टोरीज अपनी बता रहे थे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट के माइंड में ये है कि मुझे कुछ अलग करना है, स्टार्टअप, तो इन चीजों को थोड़ा पढ़ें, स्टडी करें, तो डेफिनेटली। क्योंकि क्या है, मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में ना, सिर्फ जॉब टेकर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जॉब गिवर बनना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी इतना बढ़ रहा है, आप न्यूज में देखें, जहां भी देखें। स्टार्टिंग में अभी मैं न्यूज देख रही थी कि लोग मोस्टली धरने पे बैठे होते हैं। आईआईटियंस भी हैं, उन्होंने भी करी, उन्हें कहीं कोई ऐसा पैकेज नहीं है, उन्हें कहीं कोई ऐसी जॉब नहीं मिल रही। तो अब क्या है कि आज मेरा तो लिटरली ये मानना है कि अब आप जॉब गिवर बनिए, ना कि जॉब टेकर। आप स्टार्टअप शुरू करेंगे तो देखिए, आपने इंडिविजुअल ने कहीं जॉब करी तो वहां सिर्फ आपको बेनिफिट हुआ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपकी फैमिली को बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं, बेशक इसमें देखिए, मैंने फाइनेंस में भी ये चीज बताई थी जब हमने कल क्लास ली थी, कि रिस्क एपिटाइट होता है, कि कौन कितना रिस्क टेकर है। कोई भी आप पेरेंट्स से जाके बोले, स्पेशली कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, इसके पास अपना है ही नहीं, तो बच्चे बहुत डगमगाए, मतलब बहुत एकदम हेजिटेट हो गए। पेरेंट्स भी मना करेंगे कि नहीं नहीं, इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये और वो। तो इन चीजों में थोड़ा सा तो आगे बढ़ना पड़ता है। मान लीजिए बहुत बच्चों के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन भाई फंड्स की बहुत कमी है, तो चीजों को कोऑर्डिनेट करके थोड़ा कोशिश करें। क्योंकि अब क्या जरूरत है, जॉब आप गिवर बनेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक फैमिली नहीं चाहेंगे, आप बहुत सारी फैमिलीज अब चलाएंगे। जैसे कि दिल्ली में भी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही चीज बोली कि हम चाहते हैं कि अब जो हमारे बच्चे हैं वो क्या बने, कि जॉब गिवर बने। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके?